हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 27 ऑफ अगस्त एंड 27 ऑफ अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वीडियो 12 बजे आता है टिल 1 ऑफ सितंबर तक ये 12 बजे वीडियो मिलेगा। हालांकि 31 ऑफ अगस्त तक मिलेगा। 1 ऑफ सितंबर से आपको ये रेगुलर कर दिया जाएगा और लाइव रेगुलर कर दिया जाएगा। और टाइमिंग डिसाइड हो गया है, 10:30 AM पे मैं लाइव आऊँगा, जिसमें आपको एक एक टर्मिनोलॉजी, एक एक डाउट क्लियर करूंगा। आप कमेंट करोगे, वैसे ही आपको रिप्लाई दूंगा और एक एक टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, बारीक से बारीक चीज समझेंगे अपन। चलते हैं, देखते हैं। देखो, पहले पढ़ेंगे सेक्टर इंपैक्टेड बाय 50% टैरिफ ऑन इंडिया। जैसे आप जानते हो कि आज से इंडिया पर एडिशनल 25% टैरिफ लग चुका है और टोटल हो गया है 50%। क्या है पूरा मामला, कौन कौन सेक्टर पर इंपैक्ट पड़ेगा, इवन कितना परसेंटेज एक्सपोर्ट है वो 50% फेस करेगा, कितना परसेंटेज है वो ड्यूटी फ्री है, कितना परसेंटेज है वो 25 फेस करेगा, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर मोदी विजिट इन जापान एंड चाइना। देखो, ये मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। अगर आपको जानना है एजेंडा जो मोदी साहब जापान और चाइना जाने वाले हैं, तो आप 23 ऑफ अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने सारे एजेंडा क्लियर किया। मोदी साहब जापान में क्या करेंगे, चाइना में क्या होने वाला है, चाइना 2 दिन की विजिट है और जापान में 2 डेज की विजिट है, क्या एजेंडा है। देखो, एजेंडा बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। जब फाइनल पहुंच जाएंगे मोदी साहब, तब मैं आपको फाइनल डिस्कशन बताऊंगा। अभी एजेंडा जानना है तो आप 23 ऑफ अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो देख लीजिए। देन आफ्टर लोकमत ग्लोबल इकोनॉमिक कन्वेंशन। अभी लोकमत ग्लोबल इकोनॉमिक कन्वेंशन हुआ, जिसको वर्चुअली रिप्रेजेंट किया हमारे नितिन गडकरी साहब ने। क्या बोला, इंडिया को विकसित भारत बनने के लिए क्या होना है और फ्यूचर में भी क्या होने वाला है। इंडिया कितनी नॉमिनल जीडीपी है इन टर्म ऑफ ट्रिलियन डॉलर, कितनी ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी है, वो बहुत डिटेल में समझेंगे। एडिबल ऑयल कंपनी डिमांड जीएसटी कट। देखो, एडिबल ऑयल कंपनी है वो सारी जीएसटी कट की डिमांड कर रही है, जीएसटी को कट करिए। इवन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है वो भी जानना जरूरी है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर नेशनल डिजाइनेटेड अथॉरिटी। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अभी नेशनल डिजाइनेटेड अथॉरिटी सेटअप करी है। क्या करेगी, इसका काम क्या होगा और कौन सा आर्टिकल है जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। इवन जो इंडिया का नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन है जो वो कितना है, क्या क्या पॉइंट है उसमें, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर इंडिया यूएसए 2+2 डायलॉग। देखो, इंडिया और यूएसए की 2+2 डायलॉग डिस्कशन हुआ। क्या डिस्कस हुआ, कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते हैं। देखो, सेक्टर इंपैक्टेड बाय 50% टैरिफ। देखो, जैसे आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने, बार बार नाम लिखते लिखते मैं भी थक चुका हूं, डोनाल्ड ट्रंप का मामला ही खत्म नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए तब से टैरिफ टैरिफ खेल रहे कई सारी कंट्री के साथ। ये लाइन मैं कम से कम 200 बार बोल चुका हूं अपने वीडियो में, क्लियर। तो इन्होंने क्या किया था, इंडिया को पहले तो 25% का टैरिफ इंपोज कर दिया था। फिर इसके बाद यूक्रेन और रशिया का इन पर बार खत्म नहीं हो रहा है, इन पर हिम्मत नहीं थी खत्म करने की। अब इन्होंने नया रीजन निकाला, ये खुद इंपोर्ट करते हैं रशिया के साथ और ये दूसरी कंट्री को ब्लेम कर रहे हैं कि वो क्या कर रही है, इंडिया क्या कर रही है, रशिया से इंपोर्ट करके ऑयल उसको फॉरेन वी कैन से डॉलर दे रही है और उससे क्या हो रहा है कि वो आर्म एम्यूनिशन को एनहांस कर रहा है और बॉम्बिंग कर रहा है यूक्रेन में। ये इनका कहना है, खुद की नहीं देखेंगे, मतलब दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देंगे, ये कहानी है। तो क्या हुआ, इसी को देखते हुए इंडिया पर एडिशनल टैरिफ और लगा दिया। क्या लगा दिया, एडिशनल टैरिफ और लगा दिया, जिसको बोला गया 25%। और रीजन पूछा गया तो रीजन दिया इन्होंने कि इंडिया इज इंपोर्टिंग द रशियन ऑयल विच इज यूजिंग इन बॉम्बिंग ऑन यूक्रेन कंट्री। कि यूक्रेन कंट्री में बॉम्ब करने में यूज करा जा रहा है उस पैसे का, जिससे इंडिया ऑयल खरीद रही है रशिया से। खुद कुछ भी कर रहे हैं पर दूसरी कंट्री को आगे बढ़ने नहीं देते। तो क्या है कि ये टोटल मिला के हो गया 50%। कितना हो गया, 50% टैरिफ हो गया, क्लियर। यहां तक कहानी खत्म हो गई। बट क्या है, 25% तो पहले इंपोज कर दिया था। अब ये रिमेनिंग जो 25 था एडिशनल, ये 27 से इंपोज होने वाला है, वीकेंड से इंप्लीमेंट होने वाला है और आज हो चुका है। आज से इंडिया पर 50% टैरिफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि सर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं जिस पर इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, सेक्टर अभी हम छोड़ते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं कि कितना परसेंटेज स्टेट पर इफेक्ट पड़ेगा। देखो, अगर देखा जाए तो अभी ग्लोबल
ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इनिशिएटिव ने क्या बोला है, ग्लोबल ट्रेड इनिशिएटिव ने अभी एस्टिमेट लगाया है कि पहले अगर देखा जाए तो इंडिया का ट्रेड था 87 बिलियन डॉलर। ये दिल्ली बेस्ड है, रिसर्च ऑर्गेनाइज थिंक टैंक है, इसको देख लेना। ये रिप्रेजेंटेटिव मुझे कंफ्यूज लग रहा है, क्लियर, देख लेना। देन 87 पहले था 2024 एंड 25 में कितना था, 87 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करती थी इंडिया यूएसए को। बट जब से ये टैरिफ का वार स्टार्ट हुआ है ना, तो इंडिया का ट्रेड सिर्फ ओनली रह गया 49.6 बिलियन डॉलर। इन्होंने एस्टिमेशन लगाया थिंक टैंक ने, ये दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है। ग्लोबल ट्रेड RI है, इनिशिएटिव है, रिप्रेजेंटेटिव है, क्या है देख लेना एक बार, क्लियर। तो क्या है कि 49.6 बिलियन डॉलर ट्रेड रह चुका है। और इवन अभी बताया जा रहा है कि 40 to 45% इंडिया का एक्सपोर्ट रिडक्शन हो गया है टू द यूएसए। कितना मर्केंडाइज गुड का एक्सपोर्ट कितना रिडक्शन हो गया, 40 to 45%। अब क्वेश्चन बनता है कि सर कौन कौन से वीकेंड से सेक्टर जिस पर ज्यादा इफेक्ट होगा, देखते हैं। देखो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा टेक्सटाइल सेक्टर पर। किस पर, टेक्सटाइल। देन आफ्टर टेक्सटाइल के बाद फुटवियर, अपरेल सेक्टर, ऑर्गेनिक केमिकल, मेटल स्पेशली स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, क्लियर। देन आफ्टर उसके बाद क्या है, वी कैन से एग्रीकल्चर, फूड फूड प्रोसेसिंग वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं इस पर इफेक्ट पड़ेगा। जेम एंड ज्वेलरी, क्या है, जेम एंड ज्वेलरी। देन आफ्टर लेदर, फर्नीचर, कारपेट, श्रिम, ETC। ये सारे सेक्टर इफेक्टेड होंगे ड्यू टू 50% टैरिफ इम्पोज ऑन बाय यूएसए ऑन इंडिया। समझे मेरी बात को, ये सारे सेक्टर को आपको मेंशन करके आना है। अब हम समझेंगे कि यार ऐसा बताओ सर हमको कि जो 100% यूएसए एक्सपोर्ट कर रही है उसमें कितना परसेंटेज एक्सपोर्ट 25% होगा, कितना परसेंटेज 50% होगा, कितना परसेंटेज ड्यूटी फ्री रहेगा। तो देखते हैं अपन। देखो अगर देखा जाए तो 30% जो एक्सपोर्ट है इंडिया का, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया आर ड्यूटी फ्री। क्या है, 30% जितना भी ट्रेड हुआ वी कैन से एक्सपोर्ट करती है इंडिया यूएसए को, वो ड्यूटी फ्री है। बट क्वेश्चन बनता है कि सर कौन कौन सेक्टर है ऐसे, कौन कौन से प्रोडक्ट, तो फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक, ये सेक्टर हैं जो कि ड्यूटी फ्री है। कौन से, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक, ये ड्यूटी फ्री है, याद रखोगे। देन आफ्टर 4% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट, 4% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट फेस 25% टैरिफ। देख रहे हो आप कि 4%, सिर्फ ओनली 4% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट 25% टैरिफ को झेलेगा, फेस करेगा। देन आफ्टर रिमेनिंग कितना बचा, 30, 34 एंड 66% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट। देख रहे हो आप, इंडिया एक्सपोर्ट फेस 50% टैरिफ। मतलब आप देखो रेशो, देखो अभी आप रेशो देखो, मतलब 30% जो एक्सपोर्ट है इंडिया का यूएसए को वो ड्यूटी फ्री है, जैसे फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक।
4% जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो 25% टैरिफ फेस करेगा। 66% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट फेस दी 50% टैरिफ विच इज एडिशनल 25%, मतलब मिला के एडिशनल 25% को मिला के। और अगर मैं आपको 2024 और 25 का डेटा बताऊं यूएसए को एक्सपोर्ट का, तो देखते हैं टेक्सटाइल और अप्रैल कितना एक्सपोर्ट करती है, 10.9 बिलियन। देन आफ्टर डायमंड गोल्ड ज्वेलरी $10 बिलियन, मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंस 6.7 बिलियन, एग्रीकल्चर मीट एंड प्रोसेस फूड $6 बिलियन, देन आफ्टर स्टील एल्यूमिनियम कॉपर $4.7 बिलियन, ऑर्गेनिक केमिकल $2.7 बिलियन, श्रिम $2.4 बिलियन, हैंडीक्राफ्ट $1.6 बिलियन, कारपेट $1.2 बिलियन, लेदर एंड फुटवियर $1.2 बिलियन, फर्नीचर बेडिंग एंड मैट्रेस $1.1 बिलियन, एंड टोटली इट इज कॉल्ड $87 बिलियन। मतलब इंडिया $87 बिलियन का एक्सपोर्ट करती थी यूएसए को, और जो रिड्यूस होकर कितना रह गया है, $49.6 बिलियन। कितना, $49.6 बिलियन। अभी तो और रिडक्शन होगा, क्योंकि क्या है कि 50% अब पूरा लग गया है इंडिया के ऊपर। इवन कई सारी टेक्सटाइल कंपनियों ने तो प्रोडक्शन करना ही बंद कर दिया इंडिया में। कई सारी हमारी इंडिया की जो टेक्सटाइल कंपनी है उन्होंने प्रोडक्शन ही बंद कर दिया। इवन इसका निगेटिव इफेक्ट का वीडियो मैंने कल बनाया था, न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो जो आप देख लीजिए 26 का। उसमें जो संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर, उन्होंने बताया कि कैसे बचाया जाएगा इंडिया को, जो कि 50% टैरिफ फेस कर रही है फ्रॉम द यूएसए साइड। वो अच्छा वीडियो है, देखना उसको, कल के वीडियो को, न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो को देखा करो। ये चीज़ क्या है कि अपने वो बियॉन्ड योर थिंकिंग नॉलेज मिलेगी इससे, कि हमें कैसे कैसे इस चीज़ को फेस करना है। आरबीआई गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा जी, अच्छा बोला था उन्होंने, कैसे मदद की जाएगी, कितना लोन दिया जाएगा, इवन लोन की कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाएगी, लिक्विडिटी कैसे बढ़ाई जाएगी मार्केट के अंदर। ये देखा करो, इससे नॉलेज एक्सपांड होगी आपकी। क्लियर, ये पूरी कहानी है। इंडिया यूएसए 2+2 डायलॉग फ्रेमवर्क। देखो अभी आप जानते हो कि अभी यूएसए और इंडिया के बीच में टैरिफ चल रहा है, टैरिफ। इवन इसके बावजूद भी इंडिया और यूएसए डिस्कस कर रहे हैं ऑन 2+2 डायलॉग फ्रेमवर्क। किस पर, 2+2 डायलॉग फ्रेमवर्क। 2+2 क्या है, मतलब डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिलके जब मीटिंग करती है, और डिफेंस कॉपरेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इवन रीजनल कॉपरेशन, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस किया जाता है। तो वही है 2+2 डायलॉग फ्रेमवर्क। अभी इंडिया ने क्या किया है कि साइन कर लिया है, इंडिया एंड यूएसए साइन 10 ईयर वी कैन से डिफेंस डायलॉग फ्रेमवर्क। क्या है, डिफेंस फ्रेमवर्क, 10 ईयर का डिफेंस फ्रेमवर्क दोनों कंट्री ने साइन कर लिया है। क्लियर। अब इसमें होगा क्या, देखो दोनों कंट्री क्या करेंगी, सबसे पहले फोकस करेंगी, फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी। बट ये एनर्जी सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं यूएसए बोलती जरूर है कि वी आर फोकसिंग ऑन द एनर्जी सिक्योरिटी, बट इसके साथ साथ अलोंग विथ इट वी इम्पोजिंग द 50% टैरिफ ऑन इंडिया। ये क्या एनर्जी सिक्योरिटी की बात करेगी, क्लियर, एनर्जी सिक्योरिटी। देन डिफेंस कोऑपरेशन, क्लियर, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, स्ट्रेंथनिंग सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। क्या है सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, न्यूक्लियर रिएक्टर, याद रखोगे। देन आफ्टर क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन, इवन इसके साथ साथ क्या डिस्कस हुआ, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गया। देन आफ्टर क्रिटिकल मिनरल, देन काउंटर नार्कोटिक्स, काउंटर टेररिज्म। देन आफ्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। सब सारे पॉइंट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और पॉइंट बताऊंगा, वो तो इतना इंपॉर्टेंट है उससे 100% क्वेश्चन आना है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी
कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये सारे एग्रीमेंट साइन हुए। इवन एक और चीज याद रखना कि स्ट्रेंथनिंग बोथ कंट्री, स्ट्रेंथनिंग इंडिया यूएसए कॉम्पैक्ट। क्या अब ये क्या है कॉम्पैक्ट सर? कॉम्पैक्ट का फुल फॉर्म बताऊं क्या? सुन लो अब, देखो, कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज। नहीं तो आप बोलोगे सर गुमराह कर रहे हैं, सर को खुद नहीं आता। कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप। क्या है? मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सीलरेशन वी कैन से कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या होगा? कॉम्पैक्ट का मतलब है कि डिफेंस कॉपरेशन को एनहांस करना बिटवीन बोथ कंट्री, दैट्स द मेन मोटिव ऑफ कॉम्पैक्ट एग्रीमेंट। क्लियर? यही है कॉम्पैक्ट एग्रीमेंट। और कॉमकासा और कॉम्पैक्ट, ये दो एग्रीमेंट को याद रखना, डिफेंस से रिलेटेड है। क्लियर? ये सारे एग्रीमेंट साइन होने के बाद साइन भी हुए एमिड इंडिया एंड यूएसए फेस दी टेरिफ। क्लियर? दोनों कंट्री टेरिफ वार चल रहा है दोनों कंट्री के बीच में, तो अभी ये डिस्कशन स्टार्ट है इंडिया और यूएसए के बीच में टू एनहांस द डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन बोथ कंट्री। चलते हैं लोकमत ग्लोबल इकोनॉमिक एड्रेस। देखो क्या है कि अभी नितिन गडकरी साहब ने, जो नितिन गडकरी साहब है, कौन है नितिन गडकरी साहब? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के नितिन गडकरी साहब ने वर्चुअली क्या किया? रिप्रेजेंट किया किसमें? लोकमत ग्लोबल इकोनॉमिक एड्रेस। क्लियर? एड्रेस तो क्या, एड्रेस ही किया, लोकमत ग्लोबल इकोनॉमिक को, क्लियर, कन्वेंशन को एड्रेस लिख गया। क्लियर? कन्वेंशन है तो इसको भी एड्रेस किया, वर्चुअली एड्रेस किया। इवन एड्रेस करते उन्होंने एक बड़ी बहुत अच्छी बात बोली। अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया की याद रखो, की पॉइंट बहुत मेन रहते हैं। नॉमिनल, अभी हमारे इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है $4 ट्रिलियन। कितनी है? $4 ट्रिलियन। और जल्दी ही हमारी इंडिया की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी बाई 2027। ऐसा एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि अभी $4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है और बाय 2027 वी रीच अप टू द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो इन्होंने बोला कि विकसित भारत जो 2047 का हमारा टारगेट सेट रखा है, व्हेन इंडिया अचीव दी 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, तब हमारा देश डेवलप हो जाएगा। बट नहीं हो पाएगा, वो मैं कई बार बता चुका हूं। नीति आयोग के सीईओ ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं। बीबीआर सुब्रमण्यम ने बोला था, अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसे अभी से 8% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए ईयरली और एनुअली। क्लियर? तभी वो डेवलप कंट्री बन सकती है। बट अभी हमारी इकोनॉमी कितनी है? जीडीपी 6.5, 6.4, 6.3, 6%। तो दैट इज नॉट सफिशिएंट टू अचीव दी विकसित भारत टारगेट बाय 2047। समझे मेरी बात को? तो क्या है कि अब नितिन गडकरी साहब ने बोला कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। रूरल एरिया और अर्बन एरिया में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अगर रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो उससे क्या होगा कि एनहांसमेंट, क्या, स्टॉपेज और एंडिंग ऑफ माइग्रेशन। देखो जैसे आप जानते हो कि कई सारा माइग्रेशन होता है फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। क्यों होता है? बिकॉज 3 थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड अ बेटर लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड, देन आफ्टर एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, इवन लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, हाउसिंग, फूड कैपेबिलिटी के कई सारे पॉइंट है। मेन पॉइंट होता है एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट। इसलिए आदमी रूरल से अर्बन एरिया में आता है। तो नितिन गडकरी साहब ने बोला कि सबसे पहला काम करना है कि रूरल एरिया में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना है जिससे हम माइग्रेशन पर कंट्रोल कर सकें। समझो मेरी बात को? दूसरा क्या कर सके कि इंक्रीज
इरिगेशन कैपेबिलिटी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली रूरल एरिया में इरिगेशन कैपेबिलिटी भी एनहांस होगी। क्या होगी? इरिगेशन कैपेबिलिटी। इवन इसके साथ जनरेटिंग जॉब, जनरेटिंग जॉब, क्लियर? जनरेटिंग जॉब, जॉब भी जनरेट करना रूरल एरिया में, इवन अर्बन एरिया में, तो जिससे क्या हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और कम हो। क्लियर? क्लियर, हाँ ये है। और अभी आपको याद होगा जुलाई मंथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना आया था? 5.2% आया था। कितना? 5.2%। और जून मंथ का कितना था? 5.6%। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे इंडिया में कम होते जा रहा है। बेरोजगारी बिकन से बेरोजगारी कम होते जा रही है और रोजगारी बढ़ते जा रही है। क्लियर? बट कहीं 0.2 और 0.6 में कोई मार्जिन सा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। क्लियर? चलते हैं, यही बोला है। और पीयूष गोयल साहब जो कि कॉमर्स मिनिस्टर है, इन्होंने भी एड्रेस किया था। अब क्या बोला है? यही बात बोली होगी, इंडिया की तारीफ करी होगी और कुछ नहीं बोला होगा। एडिबल और प्रोड्यूसिंग कंपनी डिमांड जीएसटी रिडक्शन। देखो क्या है कि आप एक बात याद रखना, इन्वर्टेड, ये पॉइंट को बिल्कुल लिख लीजिए आप, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्या? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इसको नोट कर लीजिए, ये आएगा की पॉइंट। बड़ा अच्छा टर्मिनोलॉजी है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये क्या होता है सर जी? देखो क्या होता है कि जैसे मानिए किसी भी प्रोडक्ट पर जीएसटी लगता है। जीएसटी लगता है इन टू फॉर्म। किस फॉर्म में? एक इनपुट पर लगता है और एक फाइनल प्रोडक्ट पर लगता है। अब कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि मानिए इनपुट पर जीएसटी या टैक्स ज़्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू द फाइनल प्रोडक्ट। मानिए कि 12 to 18% इनपुट प्रोडक्ट पर लग रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज पर, बट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो 5% लग रहा है। तो क्या होगा? वो कंडीशन कहलाएगी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कंडीशन अराइज when duty is higher on the input service and goods as compared to the final product। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर? यही है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब क्या है कि एक एसोसिएशन है, क्या? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन्होंने डिमांड करी है कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट जो इनपुट पर टैक्स लगा, जीएसटी लगा रही है, विच इज 12% और सम टाइम 18% शुड बी रिड्यूस बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को रिड्यूस करना चाहिए। इवन जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की कंडीशन क्रिएट हो रही है, इसको भी रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हमारे फाइनल प्रोडक्ट जो एडिबल ऑयल बनाते हैं हम, इस पर फाइनल प्रोडक्ट पर तो टैक्स बड़ा कम लगता है, बट जो हमारा इनपुट है गुड्स एंड सर्विसेज, उस पर टैक्स 12% और 18% लगता है। बट फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है, फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उस पर तो सिर्फ ओनली 5% टैक्स लगता है। प्लीज गवर्नमेंट से बोला गया कि जो 12% और 18% आप जीएसटी लगा रहे हो, इसको 5% कर दो और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की कंडीशन को क्रिएट मत करवाओ। समझे मेरी बात को? और यही एसोसिएशन जो यूनियन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसने यही बोला है कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करिए। और भी से रिटर्न की बात चल रही थी, जो इनपुट पर टैक्स लगता है वो भी जल्दी से जल्दी रिटर्न कर दीजिए। क्लियर? जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है उसको हटाइए रिस्ट्रिक्शन को, और हमें पूरा रिटर्न मिलना चाहिए। क्लियर? जीएसटी में रिफॉर्म कर रहे हो तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एडिबल ऑयल की डिमांड हमारे इंडिया में ज़्यादा है। इवन दैट्स वाई वी इम्पोर्टिंग द more edible oil from the Southeast Asian country like मलेशिया, सिंगापुर, these countries हम import करते हैं। और जितना हमारे यहाँ एडिबल ऑयल ज़्यादा खाया जाता है, इवन इसलिए हम तभी मैं बोलता हूँ कि एडिबल ऑयल को ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की बीमारी सबसे ज़्यादा इससे ही होगी। इसलिए ऑयल को बहुत मिनिमम रखो। आजकल कई सारी टेक्नोलॉजी आने लगी हैं, कई सारी मशीनरी आने लगी हैं जो कि फ्राई, वी कैन से फ्राई कर देते हैं विदाउट एनी ऑयल, विदाउट एनी ऑयल। तो ऐसा ना करें, थोड़ा सा ऑयल लगाएं। मतलब वो एक है मेरे पास भी है, वो क्या कहते हैं उसको, मैं एयर फ्राई आता है आजकल, एयर फ्राई आने लगा है, इवन मेरे पास भी है। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा ऑयल लगाओ और इवन हर चीज़ फ्राई हो जाती है। हालांकि टाइम लगता है उसमें एयर फ्राई में, पर वो अच्छी चीज़ है, मुझे बढ़िया लगा। आप भी लीजना, ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ते आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अनाउंस टू सेट अप नेशनल डिजाइनेटेड ऑथोरिटी। देखो क्या है कि आपको पता है 2015 में क्या हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट।
अब पेरिस एग्रीमेंट में एक आर्टिकल 6 था। क्या? आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है सभी कंट्री से जो कि सिग्नेटरी हैं क्लाइमेट चेंज की, आईपीसीसी की, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की, तो सीओपी की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की, तो इन सभी को बाउंडेशन में रखता है कि आर्टिकल 6 कहता है कि अपने कंट्री में आप एक ऑथोरिटी बनाइए जो कि कार्बन इमिशन ट्रेडिंग को वीकेंड से अच्छी तरह से मैनेज करें। क्या? सेटअप वन ऑथोरिटी फॉर मैनेजिंग द कार्बन ट्रेडिंग क्लियर मार्केट। क्या? कार्बन ट्रेडिंग मार्केट। इवन दिस ऑथोरिटी प्रोवाइड द रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट फॉर रिडक्शन द कार्बन इमिशन क्लियर। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी गवर्नमेंट ने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नेशनल डिजाइनेटेड ऑथोरिटी सेटअप करी है। क्या करी है? नेशनल डिजाइनेटेड ऑथोरिटी कर रही है अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015 क्लियर। ऐसी हमारी कंट्री में एक ऑथोरिटी सेटअप करी है, नेशनल डिजाइनेटेड ऑथोरिटी। ये क्या करेगी? इसका काम होगा गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देना टू रिडक्शन द कार्बन इमिशन। कार्बन इमिशन को कैसे रिडक्शन कराए? इवन प्रोवाइड द अल्टरनेटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, for generating alternative energy that not generate from the fossil fuel, always focus on the non-fossil fuel sources for generating the energy। तो ये सारे रिकमेंडेशन होंगे इस ऑथोरिटी के। इवन एक और बात याद रखना कि हमारे इंडिया ने इंडिया नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, देखो जैसे आपको बताया कि पेरिस एग्रीमेंट में सभी कंट्री से बोला गया था कि आप एक टारगेट सेट करो कि आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे बाय 2030 तक। तो हमारी इंडिया ने भी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दिया और बोला गया कि वी वुड रिड्यूस 45% ऑफ कार्बन इमिशन ऑफ जीडीपी। जितना भी जीडीपी होती है हमारा, उसका 45% कार्बन इमिशन होता है, उसको हम रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस बाई 2030 तक हमारी जीडीपी से जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 45% जो कार्बन इमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस कर देंगे बाई 2030। ये हमारा पहला टारगेट था। दूसरा टारगेट क्या था कि 50% ऑफ एनर्जी जनरेट फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाई 2030। दूसरा टारगेट क्या था कि 50% हम एनर्जी जनरेट करेंगे फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज 2030 तक। कब तक? बाय 2030 तक। तीसरा टारगेट क्या था कि कार्बन सिंक का था। क्या था? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। कार्बन सिंक का है, अफॉरेस्टेशन करके कार्बन सिंक को भी करेंगे। कितना? हाँ याद आ गया, 2.523 बिलियन टन। कितना है? 2.523 बिलियन टन ऑफ कार्बन इमिशन। कार्बन इमिशन इसको सिंक कर दिया जाएगा। कार्बन सिंक करा जाएगा। कितना? 2.523 बिलियन टन कार्बन इमिशन बाय 2030 थ्रू अफॉरेस्टेशन। कैसे? अफॉरेस्टेशन करके। अफॉरेस्टेशन क्या है? पेड़ पौधे लगा के हम इतना कार्बन इमिशन 2.523 बिलियन टन कार्बन इमिशन रिडक्शन कर देंगे। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं समझ रहा हूं क्लाइमेट चेंज आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको, देखो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी है कि आपको हर चीज़ समझाने का वीकेंड से वादा करके रखा है आपसे। तो क्या है कि आपको एक काम करना पड़ेगा। आप मेरा चैनल खोलिए, चैनल नंबर एक एडिटोरियल का फोल्डर दिखेगा आपको। प्लेलिस्ट में जाओगे तो एडिटोरियल का फोल्डर मिलेगा आपको। तो उसके अंदर एक वीडियो है, आई थिंक वन आवर का वीडियो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। वो देख लीजिए। आपको जिंदगी में, लाइफ में, ये मेरी गारंटी है, मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, आपको लाइफ में कभी क्लाइमेट चेंज, इवन ग्रीन हाउस गैस के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। इवन एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप जाइए, मेरे चैनल को खोलिए,
प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाओगे तो एडिटोरियल का फोल्डर मिलेगा। एडिटोरियल के फोल्डर में आपको क्लाइमेट चेंज का एक वीडियो मिलेगा विच इज 1 आवर लेंदी, 1 घंटे का लेंदी है, समझ लो मेरी बात को। तो आपको 1 घंटे देना पड़ेगा, फिर लाइफ में कभी क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैस के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। ईच एंड एवरी कंसेप्ट विल बी क्लियर इन अ सिंपल वे। इवन जो बच्चा ए से स्टार्ट करेगा वो भी समझ लेगा। तो आप देख लो, और ये टारगेट मार्केट है और कुछ नहीं है। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होगा। हाँ, इसी के साथ ये भी लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, और हमेशा वीडियो पूरा देखा करो। और मैं लाइव आने वाला हूँ, याद रखना 1 सितंबर से तैयार रहना। 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे लेक्चर लाइव आएगा। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको लाइव का। याद रखना 10:30 बजे, जिससे आपको सुबह जल्दी देख लो मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो। और मैं हमेशा लेटेस्ट पढ़ाता हूँ, जो है अभी है वही पढ़ाऊंगा, पुरानी न्यूज़ नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा नेचर है। क्लियर, मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।